हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फेराडे जी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो उन्होंने ये बताया था एक्सपेरिमेंट करके कि भाई अगर किसी कॉइल के नजदीक में हम किसी मैग्नेट को उसकी और या फिर उससे दूर अगर हम मूव करवाते हैं तो ड्यू टू द वेरिएशन इन फ्लक्स विच इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर लूप उसमें कुछ करंट इंड्यूस होता है ना। हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाली फिगर में दिया गया है, ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। और आपको ये पता है हमने वहां पे देखा था, ठीक है, कि अगर आप ये वाले मैग्नेट को ये लूप के नजदीक में लेके जाते हो, उसकी ओर लेके जाते हो या फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हो, मूव करवाना जरूरी है। मूव करवाओगे तो ही यहां पे इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कट हो सकता है, मतलब कि फ्लक्स वेरी कर सकता है। तो वेरिएबल फ्लक्स यहां पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ये हमने समझा था, ठीक है। ये फेराडे जी ने बता दिया था कि हाँ, ये मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड दिस कॉइल कैन प्रोड्यूस दी ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। और उसको हम बोल सकते हैं कि करंट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है भैया, वो तो समझ में आ गया कि अगर यहां पे दोनों में से किसी भी एक की मोशन होगी, मतलब कि रिलेटिव मोशन होगी, तो ये वाली कॉइल के साथ कुछ फ्लक्स जो भी होगा उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स वो वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो उसकी वजह से यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब कि वो वाली कॉइल में से करंट का फ्लो जनरेट होगा, ठीक है। वो तो समझ में आता है, वो समझ चुके हैं। लेकिन भैया क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये जो कॉइल है ना जिसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ, वो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? क्या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? वो कैसे पता लगा सकते हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। क्या हम ये यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ मोशन से? कौन सी, किसकी? ये मैग्नेट की मोशन से क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं ये मैग्नेट को ये वाली कॉइल के नजदीक में ले जाऊं तो यहां पे जो करंट का फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, या फिर अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं? क्या इसके लिए कोई हमारे पास रूल है कि जिसका यूज करके हम इसको प्रेडिक्ट कर पाए? देखो ये प्रेडिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये तो समझ में आता है कि रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट कैन प्रोड्यूस दी ईएमएफ इन दैट पर्टिकुलर कॉइल, ये सुनो, तो ये तो समझ में आता है। करंट का फ्लो जनरेट होता है वो तो समझ में आता है, लेकिन क्या वो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जी हां, वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन हमें स्टडी करना पड़ेगा लेंस लॉ। सबसे आसान लॉ, समझने के लिए सबसे सिंपल। आपको आइडेंटिफाई करना है करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, किसी लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो उसको आप लेंस लॉ का यूज करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये लेंस जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था कि भाई ये होता है, तो आपको बस इतना नोटिस करना है, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप वो नोटिस करना सीख गए तो भैया यहां पे कोई भी सिचुएशन दी जाए, चाहे आपको ये बोला जाए कि भाई यहाँ पे मैग्नेट की जगह पे एक सोलेनोइड रखा हुआ है, उसमें से करंट का फ्लो है और ये वाली फील्ड में, ये वाली डायरेक्शन में फील्ड दे रहा है, अभी जैसे हम सोलेनोइड को ये वाली डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, अगर सोलेनोइड को दूर लेके जाएंगे तो उसके अंदर, ये वाली कॉइल के अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो अगर आपको लेंस लो पता हो तो। सो पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं तो लेंस लॉ का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए होगा कि भाई वो कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से जो उसमें करंट का फ्लो जनरेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो उसके लिए समझने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसको हम बोलते हैं लेंस लॉ या फिर लेंजिस लॉ, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। मतलब कि ये जो अंदर करंट जो भी प्रोड्यूस होगा ना कॉइल के अंदर, वो ऐसा करंट होगा कि जो अपोज करेगा जिसने उसको बनाया है उसको। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस समझो। उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई ये कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, वो करंट अपोज करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स को जिसने उस करंट को बनाया है।
मतलब कि जो बनाने वाला है ना उसी को वो करंट अपोज करेगा। इसको बोलते हैं अपनी ही बिल्ली हमको माओ। यह सुना, ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये सुनो, ये कुछ ऐसा ही होगा। जब भी ये वाला लो आता है तो मैं यही बोलता हूं कि भैया ये याद रखो कि जिस थाली में आप खाते हो ना उसी में छेद कर रहे हो। मतलब कि ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ना वो उसी को अपोज करेगा जिसने उस करंट को बनाया है, जिसकी वजह से वो करंट बना ना, उस घटना को, उस कॉज को ये अपोज करेगा ये करंट। इसको बोला जाता है जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। यह सुनो, मतलब कि इसका अगर प्रैक्टिकल, अगर आपको कोई पूछे कि भैया ये वाला जो सेंटेंस है ना, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, तो उसका कोई क्या ऐसा कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? तो आप बोलना लेंस लो। लेंस लो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि भैया यहां पे यही होगा। ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, वो करंट जिसने उसको बनाया है ना उसी को अपोज करेगा। या सुनो, उसी को अपोज करेगा। ऐसा होता है कि जिनकी वजह से हम ये दुनिया में आए, जिनकी वजह से हमारा ये अस्तित्व आया, उन्हीं को बड़े होकर हम अपोज करते हैं, है ना? करते हैं ना? ऐसा ही करते हैं, दुनिया ऐसे ही होती है। बच्चे ये भूल जाते हैं कि माँ बाप ने उनके लिए क्या क्या किया, कितना किया। बड़े होने के बाद वो सारी चीजें भूल जाते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं। ये नहीं समझते कि भैया आप किसकी वजह से हो यहां पे, ये नहीं देखना है। अगर वो होते नहीं तो आपका अस्तित्व नहीं होता। आपको बनाने वाले वो लोग हैं, मतलब कि वो तो आपके लिए भगवान होने चाहिए, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। क्योंकि लेंस लो यही बोलता है, लेंस लो ना रियलिटी समझाता है, रियलिटी बोलता है कि आज दुनिया कैसे कैसी हो गई है। लेंस लो की तरह कितने सालों पहले इन्होंने ये लो दिया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि रियलिटी में ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। बच्चे भूल जाते हैं बड़े होने के बाद कि भैया जिसकी वजह से वो आए हैं ना उन्हीं को अपोज करते हैं, उन्हीं को अपोज करते हैं, और ये चलता रहता है। सर वो तो उनकी ड्यूटी होती है भाई, गलत मत समझना कि ये उनकी ड्यूटी होती है। एक बार सोच के देखना कि आप बड़े हुए ना, आपने जन्म लिया, वहां से लेके आप बड़े होते, आपकी शादी हो जाती है, आप सेटल हो जाते हो, वहां तक उन्होंने अपने जितने जो भी दिन रात वगैरह जो भी है, उन्होंने जो भी आपके लिए किया है, चाहे वो पैसे की वजह से हो, पैसे के टर्म्स में हो, या फिर जो भी हो, ठीक है, आप जरा सोचना कि क्या आप उसका 10% भी आप उनको रिटर्न कर पाओगे? जरा सोचो, आपको यहां तक पढ़ाने में इन्होंने कितना खर्चा किया होगा। एक बार हिसाब लगा के देखना कि जब छोटे से तब से लेके आप बड़े हुए, आप सेटल हुए, आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई, वहां तक उन्होंने कितना खर्चा किया आपके पीछे। जरा सोचना कि क्या आप उनको ये सारी चीजें रिटर्न कर पाओगे? अरे वो छोड़ो, 10% भी रिटर्न कर पाओगे? अरे वो छोड़ो, जरा सोचो कि जब आप रिटर्न करने की हालत में पहुंचोगे, जब आप वो उतने कैपेबल हो जाओगे कि जब आप उनको, उन्होंने जितना आपके लिए बलिदान दिया है वो सारी चीज आप उनको रिटर्न कर पाओगे। जरा सोचो कि क्या तब उनकी वो एज होगी कि जो वो सारी चीजों को इस्तेमाल कर पाए जो आप उनको रिटर्न कर रहे हो? नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा ये। तो अभी जो भी है ना, उनकी रिस्पेक्ट करो। उन्होंने आपको जो दिया है उसके लिए थैंकफुल हो, क्योंकि आपका जब भी रिटर्न करने का टाइम आएगा ना, ये दुनिया इतनी खराब है और दुनिया की हवा इतनी खराब है कि वो आपको हमेशा वही, जहां पे जहां पे हवा जा रही है ना, जहां पे एयर का फ्लो है वही डायरेक्शन में लेके जाएगी, और हम तब सारी चीजें भूल जाते हैं। जरा एक एक हिसाब लगा के देखना कि कितना खर्चा आपके पीछे किया इन्होंने, उसका 10% भी रिटर्न कर पाओगे? और वो छोड़ो, जो भी 10% रिटर्न करने की हालत में आओगे, तब क्या वो लोग वो पैसों को इस्तेमाल करने की हालत में होंगे? नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है कि भैया अभी से रिस्पेक्ट करो, जो है वो आपके भले के लिए ही बोलते हैं, ठीक है? चलो खैर, मुझे कोई फिलोसॉफी में नहीं जाना है, लेकिन ये वाला पॉइंट आया तो मैंने बोल दिया, मुंह से निकल गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये लेंस लो यही बोलता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो रियलिटी शो करता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भैया ये जो करंट इंड्यूस होता है ना,
ये करंट हमेशा उसके कॉज को ही अपोज करता है, ये होती है उसकी डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो गया। जिस डायरेक्शन में फील्ड है जो उसको बना रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स है, जो मतलब कि जो फ्लक्स है, डायरेक्शन नहीं होगी फ्लक्स की क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं गलती से बोल गया। लेकिन अगर फ्लक्स कट हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो फील्ड उस फ्लक्स को बना रहा है, जो फील्ड की वजह से वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसी को ये कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ करंट अपोज करेगा। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझ पाए। लेकिन उसको समझने से पहले यह समझ लो कि अगर इस हिसाब से देखने जाए कि वो अपोज करेगा, तो उस हिसाब से वो कॉइल में कौन सी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा वो आसान है आइडेंटिफाई करना। यहां पे जो सेंटेंस पहले लिखे ना उसको पढ़ते जाते और फिर समझते जाते हैं कि वो क्या लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये शॉर्ट नोट में आएगा तो आपको ये सारे सेंटेंस यहां पे लिखने पड़ेंगे, और फिर मैं वो भी समझाऊंगा कि कैसे इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये सुनो, जो बंदा ऐसा बोलता है कि सर ये लेंस लो कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखाता है, तो भैया उसको समझ में आ जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, वैसे तो उसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादातर ना ये 5 मिनट की थियरी होती है, लेकिन फिर भी समझ लो, काम आएगी। चलो तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे इन फिगर वी सी दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द क्लोज्ड कॉइल। As the north pole of the bar magnet moves towards the coil, the magnetic flux through the coil increases. बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि जैसे ही आप यहां पे देखो, जैसे आप ये बार मैग्नेट को ये कॉइल के नजदीक, कॉइल की और आप यहां पे मूव करवाते जाओगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू दिस कॉइल विल बी इंक्रीज। मतलब कि इसके साथ ये वाली जो कॉइल है इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज होगा। अभी जिस पोजीशन में है वहां पे मान लो 5 लाइन फ्लो कर रही है, उसमें से क्रॉस कर रही है। अभी जैसे वो आगे आता जाता है वो 5 की 10 होगी, 10 की 15 होगी, 15 की 20 होगी, इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इंक्रीज होगा, है ना। और ये जो फ्लक्स इंक्रीज हुआ ना उसी को अपोज करता है ये करंट, है कि नहीं। तो हेंस करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द इंक्रीज इन फ्लक्स। करंट को बनाया कौन? इंक्रीज इन फ्लक्स, है ना। फ्लक्स का इंक्रीमेंट करंट को बनाने वाला है ना। यहां पे करंट को कौन बना रहा है? फ्लक्स का इंक्रीमेंट। ये सुनो, यहां पे क्योंकि हम मैग्नेट को टुवर्ड्स दी कॉइल ले जा रहे हैं तो फ्लक्स को बनाएगा कौन, सॉरी करंट को इंड्यूस कौन करेगा? तो ये करंट को इंड्यूस कौन करेगा? तो ये इंक्रीमेंट इन फ्लक्स, क्योंकि इसको नजदीक ले जाने से फ्लक्स इंक्रीज करेगा, है ना। तो इंक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स ये करंट को बनाएगा, और वो करंट क्या करेगा? उसी को अपोज करेगा, उसी को अपोज करेगा। दिस इज पॉसिबली ओनली इफ द करंट इन द कॉइल इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द मैग्नेट। मतलब कि मान लो कि एक ऑब्जर्वर अगर मैग्नेट जहां पे रखा है वहीं से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर की आंखें है, आईज है जो देख रहा है, या फिर यहां पे ये वाली फिगर को देखो, ये वाली फिगर में देखो, क्या आप मैग्नेट को क्या कर रहे हो, ये वाली जो कॉइल है उसकी ओर ले जा रहे हो, तो उससे होगा क्या, इसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा ना वो इंक्रीज होगा। और ये जो करंट इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, क्या होता है, करंट लेंस लॉ ऐसा बोलता है कि करंट हमेशा उसके कॉज को अपोज करता है। मतलब कि इसको करंट को इंड्यूस कौन किया, तो चेंज इन फ्लक्स, नहीं सॉरी मैं क्या बोलूंगा, यहां पे क्योंकि मैग्नेट को नजदीक ले जाने से यहां पे फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो चेंज नहीं बोलूंगा। चेंज मुझे पता है, चेंज डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली मुझे पता है कि जब भी मैग्नेट को मैं नजदीक ले जाऊंगा तब फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन फ्लक्स विल प्रोड्यूस दिस करंट, और वो करंट क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, उसको अपोज करेगा। इसका मतलब यह होता है कि यहां पे अगर आप ये यहां पे ऑब्जर्वर हो, आप यहां पे हो, ये आपकी आंखें और आप देख रहे हो, तो आपको यहां पे ऐसा करंट फ्लो होता नजर आएगा कि जो इसको अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। मतलब कि आपकी फिंगर्स कर्ल होके, मतलब कि ये डायरेक्शन में कर्ल होके आपका थंब ना ये डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मान लो कि थंब है आपका, ये मान लो कि थंब है, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं।
ठीक है, तो ये आपने क्या किया, फिंगर्स को कर्ल कर दी, आपने फिंगर्स को कर्ल कर दी और यहां से ये बना आपका थंब। ठीक है, तो ये आपका थंब हो गया। तो थंब इस डायरेक्शन में आना चाहिए कि जो इसको अपोज करता नजर आए, ये जो मोशन है ना मैग्नेट की उसको अपोज करता नजर आए। इसका मतलब कि थंब की डायरेक्शन ये मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन के अपोज में आनी चाहिए। तो अभी आप खुद ही सोच लो, आपका राइट हैंड उठाओ और राइट हैंड उठा करके ये वाली फिगर के पास अपनी फिंगर्स को लेके आओ और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। कौन सी डायरेक्शन में कर्ल करने से आपको थंब की डायरेक्शन ये मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसीलिए यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या बनेगा, ये वाली लूप में एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ही यहां पे आप फिंगर्स को कर्ल करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में पॉइंट आउट होती नजर आएगी, जो इसको अपोज कर रही है ऐसा आपको दिखेगा। जैसे नो, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर से, ये कॉइल के अंदर से जो करंट पास हुआ उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ये बार मैग्नेट को अपोज करेगा, मतलब कि इसकी फील्ड लाइन ये डायरेक्शन में निकलेगी, ये डायरेक्शन में। ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ऑब्जर्व नहीं, इमेजिन कर सकते हैं, है ना, ऐसा इमेजिन कर लो। तो इसका मतलब यह होता है कि यहां पे कौन सा पोल जनरेट हुआ होगा, यहां पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ होगा। ये सुनो, सो दिस इज द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को यहां पे ऐसे सिंबल से दिखाया जाता है, दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस। ठीक है, ये दोनों कर्व, ये दोनों कर्व और ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्थ पोल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा पोल जनरेट करेगा, नॉर्थ पोल। और इसके पीछे क्या होना चाहिए, इसके बैक साइड पे, ये वाली साइड पे क्या होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। मतलब कि ये वाले केस में अगर आप समझोगे तो यहां पे भी आपको नजर आ जाएगा कि अगर हम ये मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल ले जा रहे तो उसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज होगा और ये जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा, वो करंट ये वाली कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा। मतलब कि अपोज करने का मतलब होता है कि भाई ये वाली कॉइल के अंदर करंट का फ्लो होने से इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकले जाए वो ये वाली डायरेक्शन में निकलनी चाहिए, है ना। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि यहां पे ये पोल कौन सा जनरेट होना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करनी है ताकि आपका थंब ये वाली डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे। ठीक है, तो राइट हैंड उठाओ और देख लो, यहां पे फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जी हाँ, करंट की डायरेक्शन ये होगी, है ना, ये होगी करंट की डायरेक्शन जो ऑलरेडी फिगर में दिखाई गई है। यहां पे देखो ये डायरेक्शन प्रोवाइडेड है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ? तो बहुत ही आसान है ना, बस अपोज करता है इतना याद कर लो। ठीक है, इतना याद रखना है, बाकी सारी चीजें यहां पे आसानी से आप समझ पाते हो। या सुनो, तो देखो अभी अगर हम दूर ले जाए तो क्या होगा, अगर हम दूर ले जाए तो क्या होगा, तो वो भी समझ लेते हैं। अगर हम दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना कुछ बड़ी बात नहीं है। जो उसका कोज है ना उसको वो अपोज करता है, दैट्स इट। अगर वो फील्ड, अगर आपको यहां पे फ्लक्स इंक्रीज होता नजर आ रहा है तो वो अपना फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा के वो उसको घटाने की कोशिश करेगा। अगर आसान भाषा में यहां पे समझोगे तो आप ये समझोगे कि भाई ये नॉर्थ पोल है ना, और नॉर्थ पोल ये वाली कॉइल के नजदीक जा रहा है, तो यहां पे भी उसको अपोज करने के लिए वो कौन सा पोल जनरेट कर देगा, नॉर्थ पोल, ताकि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर पाए, रिपेल कर पाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसको अपोज करने के लिए यहां पे भी नॉर्थ पोल जनरेट करेगा। आप ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। अपोज का मतलब होता है कि यहां पे अगर नॉर्थ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल लेके वो नजदीक जाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉइल के अंदर भी कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा, जो इसको अपोज करेगा। क्योंकि वो हमेशा करंट हमेशा क्या करता है, अपोजिंग अपोज करने वाला नेचर रखता है। या सुनो, जो इंड्यूस करंट होता है वो अपोज करने वाला नेचर रखता है। तो वो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर भी ये वाली साइड पे नॉर्थ पोल लगा देगा, तो ये नॉर्थ नॉर्थ दोनों एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो अभी अगर हम यही मैग्नेट को, अगर हम दूर लेके जाए तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखना यहां से। सिमिलरली, इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल डिक्रीजेस। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप यहां पे यही मैग्नेट को अगर आप इसको ये वाली डायरेक्शन में लेके जाते हो, अवे टू दी कॉइल लेके जाते हो, तो यहां से फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है,
To counter this decrease in the magnetic flux, the induced current in the coil flows in the clockwise direction and its south pole faces the receding north pole of the bar magnet. This would result in an attractive force which oppose the motion of the magnet and the corresponding decrease in the flux. मतलब कि ये कहना चाहता है कि अगर जैसे ही आप ये मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाने की कोशिश करोगे, इसको यहां पे देखते हैं, ये वाली फिगर में समझते हैं कि मान लो कि अभी मैं मैग्नेट को ना अवे टू दी कॉइल लेके जाने की कोशिश करता हूं, तो अभी होगा क्या, फ्लक्स डिक्रीज होगा, और वही डिक्रीमेंट ऑफ फ्लक्स इज द कॉज ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल, है ना। तो ये डिक्रीमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, डिक्रीमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, यस और नो। मतलब कि वो यहां पे फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब कि अभी उसकी फील्ड लाइंस अंदर जाती नजर आएगी, है कि नहीं, अंदर जाती नजर आएगी। मतलब कि अब यहां पे ये कौन सा पोल जनरेट करेगा, साउथ पोल जनरेट करेगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ साउथ पोल। एस दिख रहा है ना, यहां पे आपको एन दिख रहा है, यहां पे आपको एस दिख रहा है। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी वो क्या करेगा, अभी वो यहां पे इस तरीके से यहां पे वो फील्ड जनरेट करेगा, अपना फील्ड जनरेट करेगा, ताकि आपको फील्ड लाइंस क्या नजर आए, इसको यहां पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज का अपोज मतलब कि इंक्रीज, यस और नो। तो इंक्रीज करने के लिए फील्ड लाइंस को ये वाली डायरेक्शन में अंदर एंटर करवाए, उस डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाएगा। तो खुद ही सोच लो कि आपके राइट हैंड को उठाओ और फिंगर्स को कर्ल करके देखो कि आपका थंब अगर अंदर की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता हो, ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में कर्ल करोगे, फिंगर्स यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होनी पड़ेगी, यस और नो। तभी तो आपका थंब जो भी है वो अंदर की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। तो इसीलिए यहां पे आपको करंट अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगा, है ना। तो उसी तरह से आप देखो कि अगर मैं इसको ये वाला अवे टू दिस ये वाली डायरेक्शन में अवे टू दिस कॉइल ले जाता हूं, तो यहां पे क्या दिखेगा आपको, तो अभी फ्लक्स कम होता नजर आएगा। जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, ये मैग्नेट जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे यहां से टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पासिस थ्रू दिस कॉइल डिक्रीज होती जाएगी, यस नो। अभी मान लो 20 है, जैसे और दूर गया तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अभी 15 हो गए, और दूर गया तो 10 हो जाएगी, और दूर गया तो 5 हो जाएगी। मतलब कि यहां से फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन फ्लक्स, चेंज यहां पे डिक्रीमेंट वाला है, तो उसको अपोज क्या होता है, उसका अपोज क्या होता है। देखो फील्ड लाइन तो यही डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, फील्ड लाइन तो यही डायरेक्शन में है, बस इसको दूर ले जाने से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास होती है ना, उसका नंबर कम हो रहा है। तो इसको क्या लग रहा है कि भैया यहां पे मेरे अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइन कम हो रही है, तो मुझे उसको इंक्रीज करना है, क्योंकि उसका नेचर हमेशा अपोजिट रहता है, यस और नो। वो यहां पे डिक्रीज होता नजर आ रहा है उसको, तो वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए यहां पे ऐसा करंट फ्लो होगा कि जो यही डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फील्ड लगा देता हो। मतलब कि फील्ड लाइंस एंटर करनी चाहिए, तो हमें पता है कि साउथ से एंटर करती है एंड नॉर्थ से बाहर निकलती है। फील्ड के मैग्नेट के अंदर तो ऐसा होता है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ से वापस दाखिल होती है। तो यहां पे ऐसा ही होगा कि मान लो कि कोई फील्ड लाइन यहां से एंटर की और फिर यहां से घूम फिर के वापस आ गई, तो यहां पे देखेंगे तो कॉइल के अंदर एंटर करने वाली फील्ड जो भी होगी वो कहां से एंटर करती है, साउथ से एंटर करती है ना, है ना। फिर अंदर ये जो कॉइल है, ये जो लूप है ना, ये सोलेनोइड वाली लूप, इसके अंदर देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ फील्ड लाइन होगी। वैसे जैसे बाहर से बाहर निकले तो वापस यहाँ पे, तो ये नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा, ठीक है, अगर उसको इंक्रीज करना है तो, ठीक है। तो ऐसे केस में जब मैग्नेट को दूर लेके जाओगे, तो अब यहां पे फील्ड इस तरह से जनरेट होगा ताकि आपको फील्ड लाइंस अंदर जाती नजर आए, जैसे नो, तो ही तो इंक्रीज हो पाएगी ना टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स, सीधी सी बात है ना। तो इसीलिए यहां पे कौन से डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, तो यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि तब वो इसको साउथ पोल बनाएगा, है ना, साउथ पोल बनाएगा। और देख लो यहां पे अपनी राइट हैंड को उठाओ और ये वाली डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में यहां पे आपको करंट का डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा है, क्योंकि आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आपके लिए यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करके देखो, तो आपका थंब अंदर की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो हमेशा यही याद रखना है हमें कि भैया ये किस तरह से काम करता है, मतलब ये करंट जो भी इंड्यूस होता है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है उसको समझना, ये किस तरह से काम करेगा। तो भाई साहब ये सिर्फ अपोज करने वाले नेचर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है।
आइडेंटिफाई करने वाले मतलब कि अपोज करने वाले नेचर से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में वो यहां पे साउथ पोल बना देगा। क्लियर है? तो यहां पे भी देखो, ये अगर मैग्नेट दूर जाना चाहता है तो ये यहां पे साउथ पोल लगा के उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, अपोज कर रहा है ना, अपोजिट नेचर वाला। अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो इसको मैग्नेट को जाने नहीं देगा, यही तो अपोज होता है ना, ये सुनो। और अगर मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो उसको नजदीक नहीं आने देगा। नेचर समझ में आ रहा है? इसका नेचर कैसा होगा, ये जो कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, जो जनरेट होगा, वो उसका नेचर कैसा होगा, अगर कोई मैग्नेट उसके नजदीक आ रहा है तो उसको आने नहीं देगा, और अगर कोई मैग्नेट उससे दूर जाना चाहता है तो उसको दूर नहीं जाने देगा। बस इतना समझ लो, इतना समझ लो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो ये है हमारा लेंस लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अपोजिट नेचर को याद रखना है, मैंने क्या बोला, बार बार यही बोल रहा हूं, अपोजिट नेचर को। अगर कोई मैग्नेट नजदीक आना चाहता है तो उसको आने नहीं देगा, उस तरह से वो यहां पे अपना पोल जनरेट कर देगा। ठीक है, और अगर कोई मैग्नेट दूर जाना चाहता है, जो उसका कॉज है, जो मैग्नेट की वजह से वो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, अगर वो दूर जाना चाहता है तो उसको दूर नहीं जाने देगा, उसको पकड़े रखेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अगर यहां पे नॉर्थ है तो यहां पे साउथ पोल जनरेट करेगा, उस तरह से यहां पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली समझ सकते हो कि साउथ पोल अगर यहां पे है तो इसका मतलब क्या होता है कि फील्ड लाइंस यहां से एंटर करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि फील्ड अंदर जाना चाहे तो उसके लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि भैया कैसा आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका है। मैंने अच्छा खासा टाइम ले लिया इसके लिए। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होता है, 5 मिनट में सारा खत्म करना होता है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है। ठीक है, चलो अभी ये समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों, चलो इसको भी समझते हैं, ध्यान से समझना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। बच्चों मान लो कि ये वाली जो कॉइल है ना, यहां पे मैं एक बल्ब लगा देता हूं। मैं क्या कर देता हूं, यहां पे एक बल्ब लगा देता हूं। ठीक है, मान लो कि ये जो मैग्नेट है, देखो मैग्नेट अपने आप तो चल के नहीं जाएगा ना, मैं उसको धक्का लगाऊंगा, मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, धक्का लगाऊंगा, मतलब कि मैं इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, मतलब कि मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ये मैग्नेट को अगर मुझे कॉइल के नजदीक लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, क्या वो अपने आप चला जाएगा? भाई ये कॉइल में पहले कोई करंट नहीं होता है, पहले कोई करंट नहीं होता है, समझ में आ रहा है? पहले कोई करंट नहीं होता है। आप इसको जब तक मूव नहीं करवाओगे तब तक इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ये आपको पता है। फ्लक्स के अंदर चेंजेस दिखना जरूरी है ना? और फ्लक्स के अंदर चेंजेस तब आप आते हैं जब आप मैग्नेट को मूव करवाते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे फील्ड लाइन को क्रॉस, जो फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी ना, वो फील्ड लाइन जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमने बार मैग्नेट लिया है। जरूरी नहीं कि हर एक बार बार मैग्नेट यूज करो, यहाँ पे कई बार सोलेनोइड भी यूज होता है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया, बार मैग्नेट। तो जब तक आप इसको मूव नहीं करवाओगे तब तक इसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा, ये तो आप समझ सकते हो, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसको भाई मूव करवाने के लिए क्या अपने आप चला जाएगा? क्या भाई मेरे को धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर मेरे को उठा करके नहीं लेके जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा समझो कि किसी एक्सटर्नल एजेंट को आके यहां पे इसको काइनेटिक एजेंट एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। भाई मूव करवाना मतलब क्या, कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? काइनेटिक एनर्जी। अरे भैया इतना आसान पॉइंट है भैया। अरे भैया इसको अगर मुझे मूव करवाना है तो मुझे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, सोच के बताओ, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बात, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़े भाई, किसी को मूव करवाना तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, हे भगवान, हे भगवान, काइनेटिक एनर्जी। और भाई साहब वो अपने आप नहीं जाएगा, आपको लगेगा कि सर इसमें से तो करंट का फ्लो है तो यहाँ पे फील्ड जनरेट हो। अरे भैया इसको मूव करवाने के बाद इसमें करंट इंड्यूस होता है, पहले से कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है। ये कॉइल को देखो ना, कहा मैंने किसी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट, क्या मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट किया है क्या? नहीं किया है। अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये निकलता है कि भैया इसके अंदर पहले से कोई फील्ड है ही नहीं, पहले से कोई करंट का फ्लो है ही नहीं। मैंने इसको किसी कोई एक्सटर्नल, ये जो बैटरी होती है ना, इसको भी एक्सटर्नल सोर्स बोला जाता है, इसको भी एक्सटर्नल सोर्स, वो एक्सटर्नल एजेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए है। ये सुनो सर, ये एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है भाई, इसके लिए 11th को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि ये एक्सटर्नल एजेंट का काम क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
वहां पे भी पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वहां पे वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थियरम भी आप पढ़े थे, शायद आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थियरम अच्छे से, अगर समझ में आया होगा तो वहां पे एक सेंटेंस आपने लिखा होगा, अगर ढंग से पढ़ा होगा तो, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू कितना होता है पता है? अच्छा वो छोड़ो, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो हमेशा होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट एंड वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो हमेशा होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। अगर कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस होती है, क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा होने वाला वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, तो अगर कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस हो तो ये निकल जाता है, ये जीरो हो जाता है, तो ऐसे केस में वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट वो हमेशा एनर्जी के चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। इसको ना हम क्या बोल देते हैं पता है? यही वर्क हम डेल्टा के बराबर लिख देते हैं। अब आया, इसको आप वर्क एनर्जी पावर थ्योरम बोलते थे ना, गलत है, ये वर्क एनर्जी पावर थ्योरम नहीं है। वर्क एनर्जी पावर थ्योरम ये है, पूरी है, आप उसको आधा लिखते हो, मतलब कि वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो सारी वैल्यू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह जीरो लिखने के बाद आपके पास जो बचता था ना, उसको आप लिखते थे, और उसको लिखते थे W इज इक्वल टू डेल्टा के। वो आधी थ्योरम है। सारी चीजें किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप बनाने के बाद वो लिखते थे। यस और नो? आप वो सारी चीजें, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स डायरेक्शन के मोशन के लिए जीरो होती है, इसीलिए आप वहां पे जीरो प्लेस करके आप सारी चीजें, पोटेंशियल जीरो हो गई, वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन भी जीरो हो गया, तो वर्क डन सीधा सीधा किसके बराबर हो गया? डेल्टा के बराबर, कि फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक के बराबर होगा। जहां पे जो आप वर्क लिखते थे ना, वो वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट होता है मेरे भाई। ठीक है, तो वो आधी अधूरी थियरम पढ़े थे जब W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, उसका पूरा होता है वर्क डन, इसको बोला वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट वहीं से पिक्चर में आता है। देखो ऐसा शायद आपने पढ़ा भी होगा कि एसएचएम है, तो एसएचएम के अंदर कभी सोचा है क्या कि भाई ये स्प्रिंग के साथ मैंने किसी एक ब्लॉक को, यहाँ पे एक मास को मैंने यहाँ पे अटैच किया है, तो ये मास m को जब तक आप इसको हल्का सा खींच के छोड़ोगे नहीं, तब तक वो एसएचएम नहीं करेगा, या फिर इसको हल्का सा यहां से प्रेस करके छोड़ोगे नहीं, तब तक वो एसएचएम नहीं करेगा। मतलब कि अल्टीमेटली आपकी ही एनर्जी ये एसएचएम के अंदर स्टोर हो जाती है, मतलब कि कंजर्व्ड हो जाती है इन दी एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको कौन पुश करके जाएगा? आप। इसको कौन हल्का सा खींच के चला जाएगा? आप। तो जब भी या तो आप इसको हल्का सा खींच के छोड़ते हो और वो एसएचएम करता है, या फिर आप उसको हल्का सा पुश करते हो और आप वो एसएचएम करने लगता है, तो उसको बैलेंस स्टेट में से ऑसिलेशन के अंदर लाया कौन? आप लेके आए, तो आपके द्वारा कुछ एनर्जी इसको दी गई, तो वही एनर्जी यहां पे क्या होता है कि ये एसएचएम के अंदर कंजर्व्ड हो जाती है, और इसीलिए वही एनर्जी का यूज करके भाई साहब ना ऐसे एसएचएम करते रहते हैं, ठकक 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 ऐसे। यस और नो? तो कहीं ना कहीं आप ही की तो एनर्जी है जो वहां पे कंजर्व्ड हो जाती है। मतलब कि कहने की बात यह है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक ये मैग्नेट आगे नहीं बढ़ेगा। बस यही हम समझाना चाहते थे कि मैग्नेट को आगे बढ़ाने के लिए आप ही को एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी जरा सोचो, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि मैंने ये मैग्नेट को मूव करवाना है, तो मैं कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा? सर पोटेंशियल। अरे क्या पोटेंशियल भाई साहब, उसको मूव करवाना है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। लेट्स से मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी के। अच्छा के नहीं लिखते, एक वैल्यू पकड़ लेते हैं। मान लो कि मैंने इसको 5 जूल जितनी एनर्जी प्रोवाइड की इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। अभी ये एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो ये जो मैग्नेट है वो मूव होने लगा ये डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैग्नेट मूव होने लगेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि भैया मूव होने के कारण यहां पे चेंज इन फ्लक्स जनरेट होगा, और चेंज इन फ्लक्स जनरेट होने के कारण होगा क्या भाई? इसमें करंट का फ्लो इनिशिएट होगा, और करंट का फ्लो इनिशिएट होगा तो भाई साहब ये बल्ब है ना, बल्ब गुलुब गुलुब, वो जलने लगेगा, वो जलने लगेगा। है कि नहीं? है कि नहीं? तो भाई साहब अभी क्वेश्चन ये आता है मेरे दिमाग में, तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये लूप किसी के साथ कनेक्टेड नहीं थी, ये लूप न तो कोई बैटरी के साथ कनेक्टेड थी, ना कोई किसी सर्किट का पार्ट थी, बेचारी अकेली एक लूप थी जिसमें मैंने यहां पे गुलूब लगाया था, बल्ब बल्ब। पुराने जमाने में बल्ब को गुलूब बोला जाता था। ठीक है,
शायद ही आपने ये वर्ड सुना होगा, गांव में जाते ही नहीं थे तो फिर सर कैसे सुनते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां से भाई ये बल्ब तो जलने लगा ना, करंट का फ्लो होगा तो बल्ब तो जलेगा। जरा सोचो ये बल्ब के पास ये जलने के लिए एनर्जी आई कहां से, है ना, है ना। आई बात समझ में, ये बल्ब के पास एनर्जी आई कहां से, भाई किसी ने तो दी होगी, किसी ने तो दी होगी। किसने दी, यही मैग्नेट ने दी। अरे भैया इसके अंदर ये एनर्जी को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि भैया ये बल्ब क्यों जला, क्योंकि वो लूप में करंट का फ्लो हुआ। क्या ये लूप किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड थी, नहीं थी। क्या ये लूप किसी कोई सर्किट का हिस्सा थी, नहीं थी। सर ये सर्किट तो है ना, अरे भैया ये सर्किट है लेकिन वो क्लोज सर्किट है, लेकिन वो ऐसे सर्किट जिसमें कोई एनर्जी पहले से नहीं है, जिसमें कोई भी एनर्जी पहले से नहीं थी। बैटरी होती तो वो यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करती, पहले थोड़ी ना करंट फ्लो हो रहा था, मतलब कि पहले से एनर्जी नहीं थी। करंट को मैं क्या बोलता हूं पता है, एनर्जी बोलता हूं, है ना। मैंने वहां पे समझाया था लूप चलाने के लिए कि एनर्जी बैटरी कौन सी डायरेक्शन में प्रोवाइड करती है, जो करंट होता है उसी को मैं एनर्जी बोलता हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे पहले करंट नहीं था, तो भैया करंट नहीं था मतलब कि एनर्जी थी ही नहीं। तो ये मैग्नेट के मुंह होने के बाद ही ये बल्ब जला, मतलब कि तब मैग्नेट के मुंह होने के बाद ये करंट फ्लो हुआ। या सुनो, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ क्योंकि हमने मैग्नेट को ये डायरेक्शन में मूव करवा, तो करंट का फ्लो हुआ। करंट का फ्लो हुआ, इसका मतलब ये होता है कि भैया ये बल्ब जला। तो भैया अल्टीमेटली ये करंट का फ्लो आया किसकी वजह से, मैग्नेट के मोशन की वजह से। मैग्नेट के पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। क्या यही मैग्नेट का कुछ एनर्जी का हिस्सा इसके पास चला गया, लूप के पास, और लूप ने ये बल्ब को जला दिया, है कि नहीं। तो भैया बल्ब के जलने की एनर्जी आई कहां से, ये मैग्नेट की एनर्जी में से। यस नो, क्योंकि यहां पे पहले कोई भी एनर्जी नहीं थी जो ये बल्ब को जला सके, है ना। तो ये मैग्नेट की ही तो एनर्जी इसके पास पहुंची, क्योंकि करंट का फ्लो का कॉज कौन है, मोशन ऑफ मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेट की ही काइनेटिक एनर्जी यहां पे बल्ब के अंदर जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी न तो क्या होती है, नष्ट होती है, न तो प्रोड्यूस होती है, बस एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है। तो इसके पास थी काइनेटिक, और ये इसके द्वारा कन्वर्ट हो गई यस लाइट एनर्जी के फॉर्मेट में, मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मेट, लाइट तो नहीं बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में, है ना। तो यही काइनेटिक कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मेट में। ये सुनो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, मतलब कि थोड़ी देर बाद जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब कि 4.5 हो गई, थोड़ी देर बाद 3.5, थोड़ी देर बाद 2.5। आप समझ सकते हो बाकी की जो बची होगी, मतलब कि जितनी रिड्यूस हो रही है वो सारी कहां जा रही है, बल्ब के अंदर। जरा सोचो 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 कि जैसे जैसे मैग्नेट और नजदीक जाता जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अपोज करता है। अरे भैया किसने बताया कि वो अपोज करेगा, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने बताया कि भाई जैसे जैसे ये मैग्नेट कॉइल के नजदीक जाएगा वैसे वैसे यहां पे नॉर्थ पोल जनरेट होता जाएगा जो इसको अपोज करता जाएगा, जो मैग्नेट की मोशन को रोकता जाएगा, मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करवाता जाएगा। और जो रिड्यूस होती जाएगी वो सारी एनर्जी कहां जाती जाएगी, बल्ब के अंदर। क्लियर हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सारी चीजें सेट हो गई, सारी चीजें सेट हो गई ना, सारी चीजें, कि क्यों यहां पे आपको क्वेश्चन हो जाएगी क्यों यहां पे नॉर्थ पोल लिया जाता है, क्यों ये करंट इस तरह से घूमता है कि वो नॉर्थ पोल जनरेट करे। इसको अपोज करने के लिए तो हमें समझ में आता है कि ये लेंस जी ने बताया था कि हाँ इसको अपोज करने के लिए, बात तो सही है कि अपोज करने के लिए, ठीक है ठीक है, बात तो सही है अपोज करने के लिए, लेकिन क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से भी सही है, तो है। क्योंकि जैसे जैसे नजदीक जाता जाएगा भाई ये नॉर्थ पोल और स्ट्रांग होता जाएगा, है ना, और स्ट्रांग होगा तो क्या, अगर और जोर से इसको अपोज करें मतलब कि इसकी स्पीड जो भी है वो कम होती जाएगी, है ना। और बात तो सही, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, और जैसे जितनी रिड्यूस होती गई वो सारी किस में कन्वर्ट होती गई, इलेक्ट्रिकल में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ठीक है, तो चलिए यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते, तो इसीलिए लेंस लोगों ने कई बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है।
हाँ, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझाने के लिए। ये सुनो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, है ना। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा मैंने जो समझाया। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।